हेलो। जब भी हम रॉकेट साइंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? नासा, स्पेसएक्स, बड़े बड़े लॉन्च पैड और मॉडर्न साइंटिस्ट्स, राइट? लेकिन आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इस पूरी कहानी को एकदम पलटने वाले हैं। आज हम किसी हाईटेक लैब की बात नहीं कर रहे, बल्कि 18वीं सदी के एक ऐसे अचंभे की बात कर रहे हैं जिसने युद्ध और विज्ञान दोनों का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। ये कहानी है लौह अग्नि यानी आयरन फायर की, एक ऐसी क्रांतिकारी रॉकेट तकनीक जिसने उस दौर की सबसे बड़ी और ताकतवर फौजों के पसीने छुड़ा दिए थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मॉडर्न रॉकेट साइंस की असली शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। मतलब अगर इतिहास की किताबें पलटें तो अक्सर क्रेडिट पश्चिमी देशों को दे दिया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसका एकदम सही और प्रामाणिक जवाब खोजने के लिए ना हमें पश्चिम से नजरें हटाकर अपनी भारतीय मिट्टी की ओर देखना होगा, और वो भी खास तौर पर दक्षिण भारत के एक बहुत ही अहम राज्य मैसूर की तरफ। जी हाँ, यही वो जगह है जहां सदियों पहले रॉकेट साइंस की असली और बेहद मजबूत नींव रखी गई थी। भाग 1, रॉकेटरी का असली उद्गम और मैसूर का शेर। देखिए, इस रॉकेटरी के असली जन्म को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस महान योद्धा और दूरदर्शी शासक टीपू सुल्तान के दौर में। उस समय एक बात तो बिल्कुल साफ थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तोपें थीं, बंदूकें थीं और एक बहुत ही मॉडर्न ट्रेंड आर्मी थी। अब टीपू सुल्तान सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि उनका नजरिया बहुत ही साइंटिफिक था। वो बहुत पहले ही समझ गए थे कि भाई सिर्फ तलवार, भाले और घुड़सवारों के दम पर इतने बड़े और एडवांस दुश्मन को हराना लगभग नामुमकिन है। अगर पुरानी तकनीकों पर टिके रहे तो हार पक्की है। इसी कड़वे सच ने मैसूर की लीडरशिप को कुछ एकदम नया, कुछ बहुत ही विनाशकारी और अनएक्सपेक्टेड बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्हें तलाश थी एक ऐसे गेम चेंजर हथियार की जो युद्ध के मैदान में पूरी तरह पासा पलट सके। भाग 2, लोहे के खोल की क्रांति और एक बड़ी तकनीकी छलांग। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अब जरा सोचिए, उस दौर में अगर दुनिया के बाकी हिस्सों में कहीं रॉकेट या आतिशबाजी इस्तेमाल होती भी थी ना, तो उनके कवर कैसे होते थे? वो आमतौर पर बहुत ही कमजोर कागज या फिर बांस से बने होते थे। मतलब उनका इस्तेमाल सिर्फ रोशनी और आवाज के लिए होता था, तबाही मचाने के लिए नहीं। लेकिन इसके ठीक उलट मैसूर ने एकदम एडवांस मेटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने बनाया एक बेहद मजबूत लोहे का खोल। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 18वीं सदी में इस तरह की हाई क्वालिटी लोहे की ढलाई करना और उसे एकदम परफेक्ट सिलेंडर का शेप देना, ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण और बेमिसाल इंजीनियरिंग थी। भाग 3, सटीक वैज्ञानिक संयोजन और रॉकेट की असली संरचना। अब जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इसके अंदर की शानदार इंजीनियरिंग। ये कोई मामूली लोहे का पाइप नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सटीक और खतरनाक साइंटिफिक सिस्टम था। होता क्या था? सबसे पहले एक बहुत ही सॉलिड लोहे का खोल लिया जाता, फिर उसमें भरते थे एकदम हाई क्वालिटी का बारूद, वो भी ठूस ठूस कर। और असली जादू यही होता था, क्योंकि बाहर का खोल कागज या बांस का नहीं बल्कि लोहे का था, तो आग लगने पर वो तुरंत फटता नहीं था। इसके बजाय उस लोहे ने अंदर की भयंकर एनर्जी को रोक कर रखा, जिससे अंदर एक एक्सट्रीम हाई प्रेशर यानी बहुत ही ज्यादा दबाव बन जाता। और इस प्रचंड दबाव का सीधा नतीजा क्या हुआ? विशाल रेंज और अविश्वसनीय ताकत। मतलब रॉकेट वहीं फटने के बजाय एक गाइडेड मिसाइल की तरह बहुत लंबी दूरी तक एकदम तेजी से वार करने लगा। ये समझ लीजिए कि ये अप्लाइड फिजिक्स का एक जीता जागता और शानदार उदाहरण था। भाग 4, ब्रिटिश सेना में मची खलबली, युद्ध के मैदान का एक भयानक दुष्स्वप्न। उस समय के खौफ और हालात की गंभीरता को समझना हो ना, तो बस इस ऐतिहासिक वाक्य को सुनिए। ब्रिटिश सेना के परखच्चे उड़ा दिए और भारी अफरा तफरी मचा दी। जरा इमेजिन करके देखिए, जब आसमान से लोहे के ये धधकते हुए गोले भयानक सीटी जैसी आवाज करते हुए इतनी लंबी दूरी से सीधा ब्रिटिश फौजों के बीच आके घिरे होंगे, तो क्या मंजर रहा होगा। इन रॉकेट्स ने सिर्फ जानमाल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि दुश्मनों के दिमाग में गहरा खौफ पैदा कर दिया था। उस वक्त की दुनिया की सबसे मॉडर्न मानी जाने वाली ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह से सन्न रह गई थी, क्योंकि उनका सामना एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से हो रहा था जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। तो यहाँ से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि विज्ञान और इनोवेशन हमेशा एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं।
इस ऐतिहासिक पल ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर यह साबित कर दिया कि भारत की स्वदेशी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस थी। अंग्रेजों को हार मानकर ये कबूल करना ही पड़ा कि भाई भारत सिर्फ कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आसानी से जीता जा सके, बल्कि ये एक ऐसा देश है जहां की इंजीनियरिंग और साइंटिफिक समझ उनके खुद के पश्चिमी पैमानों से कई ज्यादा आगे और श्रेष्ठ थी। भाग 5, मैसूर के शेर की वो विरासत जिसने रखी आधुनिक विज्ञान की नींव। अब युद्ध के मैदान में मिली इन जीतों और इस बेमिसाल टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के वैज्ञानिक उपलब्धियों से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। टीपू सुल्तान ने सिर्फ पुरानी रणनीतियों के भरोसे बैठे रहने के बजाय युद्ध के तरीके को ही इनोवेशन से बदल डाला। उनके इन लोहे के रॉकेट्स ने इतनी ताकतवर औपनिवेशिक ताकतों को हमारी स्वदेशी तकनीक का सम्मान करने और उससे खौफ खाने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसी तकनीक ने आगे चलकर हमारे आज के मॉडर्न रॉकेट साइंस की नींव रखी। पता है, जो तकनीक मैसूर के कारीगरों ने उस जमाने में बनाई थी, बाद में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उसी का गहराई से अध्ययन किया। ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताती है कि असली ताकत सिर्फ बाहुबल में नहीं होती, बल्कि तेज दिमाग और गहरी वैज्ञानिक समझ में होती है। ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत ही जरूरी बात की याद दिलाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ दर्शन, कला या वास्तुकला तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा इतिहास अत्याधुनिक विज्ञान और तकनीकी नवाचार यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बहुत मजबूती से टिका हुआ है। मैसूर के रॉकेट्स की ये जो कहानी हमने आज डिस्कस की, वो तो हमारे गौरवशाली इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा पन्ना है, जो दिखाता है कि साइंस और इंजीनियरिंग में हम कितने माहिर थे। ये वाकई में गहराई से जानने और गर्व करने वाली बात है ना? और अंत में हम सभी के लिए सोचने लायक एक सवाल है, क्या मैसूर के इन लोहे के रॉकेट्स के इस कमाल के साइंटिफिक चैप्टर के बारे में आज के इस विश्लेषण से पहले इतनी गहराई से चर्चा होती थी? ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे कुछ इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियां अक्सर हमारी आम बातचीत से गायब हो जाती हैं। इस बारे में जो भी विचार हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस विश्लेषण ने इतिहास और विज्ञान को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी शानदार और डीप ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।